ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको बोला गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने की चांसेस होती हैं। पर्टिकुलर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आपकी जो सॉल्विंग एबिलिटी होती है कि आप कितना इजी वे में चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये चीज़ें ऑब्जर्व करी जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो कुछ इस तरीके की निकल के आएंगे आपके सामने। तो अपन बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप and the bottom of an 8 meter tall building from the top of a multi-storied building are 30 degree and 45 degree respectively. Find the height of the multi-storied building and the distance between the two building. अब है ना, इसमें आपको बड़ा ही सिंपल सी बात बोली गई है। जैसे मैं हूँ, मेरे सामने अगर कोई मेरे से कम हाइट का इंसान खड़ा हुआ है और मुझे उसके सर को भी देखना है और मुझे उसके पैरों को भी देखना है, तो अगर उसकी हाइट मुझसे कम है ना, तो दोनों पार्ट्स को देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी आंखों को नीचे की तरफ ही देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे अगर मुझे उसके सर को भी देखना है तब भी मुझे अपने मुंह को झुकाना पड़ेगा, और अगर मुझे उसके पैरों को देखना है मुझे तब भी अपनी गर्दन को झुकाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने से छोटी हाइट की चीज़ों को देखने के लिए आप चाहे उसके हेड को देखो, चाहे उसके फुट को देखो, उसके बॉटम को देखो, दोनों ही कंडीशन में आपके पास में एंगल ऑफ डिप्रेशन ही बनते हैं, ठीक है। इस चीज़ से आप नॉर्मल इसको ऐसे भी ऑब्जर्व कर सकते हो। अपने घर की छत पे जाना और अपने आसपास की लोकेलिटी के अंदर जो कोई अगर छोटा मकान है, जो आप जिसकी हाइट आपके मकान से छोटी है, उसकी छत को देखना और उसकी फुटिंग को देखना, जहाँ पे उसका बेस है उसको देखना। दोनों ही कंडीशन में आपको अपनी आंखों को नीचे झुकाना पड़ेगा, मतलब दोनों ही केसेस में आपके क्या बनेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेंगे। और वही चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है ना, मतलब यहाँ पे आपसे ये बात करी गई है कि आपके पास आपका एग्जाम्पल नंबर 6 है, यहाँ ऐसा बोला गया है कि ना आपके पास में एक 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, जमीन पे खड़ी है, ठीक है। दिस इज एन 8 मीटर टॉल, और इसको अपन ये भी नाम दे देते हैं। इस बिल्डिंग को एक मल्टी स्टोरी टॉल बिल्डिंग की छत से देखा जा रहा है। किस तरीके से, एक बार तो इसके टॉप को देखा जा रहा है और एक बार इसके बॉटम को देखा जा रहा है। ये दो चीजें करी जा रही हैं, ठीक है। इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग क्या है नहीं पता, लेकिन अगर इस एक पॉइंट से इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के पैरेलल में आपको कोई डैश लाइन बनाऊंगा, तो इस चीज का कंफर्मेशन है कि इतनी जो हाइट होगी ये भी कितनी होने वाली है, 8 मीटर ही होने वाली है। क्योंकि अगर ये भी बिल्डिंग 8 मीटर की है तो इसके सामने जो प्रोजेक्शन जाएगा वो भी 1 मीटर का जाएगा। ये रिमेनिंग पार्ट हमको नहीं पता, इसको हम लोग यहाँ पे क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। तो ये कंप्लीट हाइट जो होगा आपके पास में कितनी रहेगी, h, जो किसके बराबर आ जाएगी, y प्लस 8 के बराबर आ जाएगी। ऐसा हो सकता है। दोनों बिल्डिंग के बीच का डिस्टेंस क्या है हमें नहीं पता, तो इसको अपन क्या करते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं, ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन है वो है एंगल्स ऑफ डिप्रेशन। इसमें आपको ऐसा बोला गया है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एज वेल एज ऑफ द बॉटम आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। ऐसा आपको बोला गया है कि जो टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो कितना 30 डिग्री है। तो अपन ने बात करी थी बहुत पहले कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वही आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन बन के निकल के आता है। सो अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट को देखने का डिप्रेशन एंगल कितना है, 45 डिग्री, तो यहाँ से अगर मैं एलिवेशन एंगल की बात करूँ तो वो भी कितना निकल के आएगा, 45 डिग्री। हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इस चीज का डिस्कशन किया था कि आपके डिप्रेशन और एलिवेशन एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स। एंड अगर इस टॉप का डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है तो इसका एलिवेशन एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आने वाला। So there is no need to mark the angles of depression. You can directly mark the angles of elevation also. आपकी थोड़ी मेहनत बच जाएगी, आपको थोड़ा टाइम भी बच जाएगा। Now what you have to do, you need to find the distance between the two buildings as well as you need to find the height of the multi-storied building. तो इस पॉइंट पे C मार्क कर देते हैं, let this be D and this is E. So आपको बेसिकली EC हाइट फाइंड करनी है। हमें इतना तो पता है कि इतना पोर्शन कितना बड़ा होगा, 8 मीटर, क्योंकि उसके जस्ट सामने 8 मीटर टॉल बिल्डिंग है, तो इतना तो 8 होगा। बट हमें तो पूरा h निकालना है ना, हमें तो y प्लस 8 निकालना है। तो वी विल फोकस ऑन फाइंडिंग बोथ x एंड y so that in the end we can find the total height and we can find the distance between the two buildings. And अब आप लोगों को जो सिखाया गया था वही आपको यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल ढूंढ लो अपने।
कि जो ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल देखो जिसमें आपके पास में एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, तो यू कैन इजीली सॉर्ट आउट द राइट एंगल ट्राइंगल्स. यू कैन सी दैट दिस ECB इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आपके पास में एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है. उसके अलावा दिस EDA ये भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें आपके पास में 30 डिग्री वाला एलिवेशन एंगल आ रहा है. हालांकि यहाँ पे आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा होगा ED, और ये आपको एक छोटा ट्राइंगल भी दिख रहा होगा, बट ये आपके काम का नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको एलिवेशन एंगल तो बना नहीं रहे बिल्कुल भी, ना में इस डिस्टेंस है ना में इस अलग अलग डिस्टेंस का मतलब है. सो वी विल फोकस ऑन टू राइट एंगल ट्राइंगल्स, दैट इज ECB एंड EDA. ठीक है. अब है ना इस चीज का ध्यान रखना कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली आपको क्या करना होता है ना, यू स्टार्ट द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ट्रिग्नोमेट्री हेल्प्स यू इन स्टार्टिंग द क्वेश्चन, बट एज यू मूव फॉरवर्ड इन द क्वेश्चन आपके सामने क्या आता है ना, आपके सामने वेरिएबल्स को सॉल्व करने की यहाँ पे ना एक चुनौती आती है. तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा ना, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का कंसेप्ट यूज करना होगा. आपने प्रीवियस क्वेश्चन भी करे होंगे तो आपने देखा था उसके अंदर कि हम एक इक्वेशन से वैल्यू लेके दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं और हमारे पास में हमारा आंसर आता है. वो चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे. सो वी विल फर्स्ट टेक द ट्राइंगल ECB. आपकी इच्छा हो तो आप EDA भी ले सकते हो, आप ECB भी ले सकते हो, जो आपको अच्छा लगे आप उस ट्राइंगल को पहले यहाँ पे ले सकते हो ना, फर्क नहीं पड़ेगा. सो इन द ट्राइंगल ECB, अगर मैं ECB ट्राइंगल की बात करूं तो tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज EC अपॉन CB, दैट इज बेस. सो वी कैन से tan 45 डिग्री विल बी इक्वल टू EC अपॉन CB. अब tan 45 के लिए आपको पता होनी चाहिए दैट इज 1. EC कितना हमारे पास में टोटल y प्लस 8 के बराबर है, y प्लस 8, और CB कितना हमारे पास में x है, तो ये हमने इधर x लिख दिया. अब देखो x स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे ना तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज x इज इक्वल टू y प्लस 8. इक्वेशन नंबर 1. इस इक्वेशन से आपके पास में x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ y, आप देख सकते हो यहाँ पे. इस चीज को यहीं पे छोड़ देते हैं. अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल लेंगे, दैट इज ट्राइंगल EDA. चेक करते हैं कि ये हमारे लिए यूजफुल रहेगा नहीं रहेगा. इन ट्राइंगल EDA tan 30 degree will be equal to ED upon DA, that is perpendicular from base. So you can say tan 30 degree will be equal to ED upon DA. अब tan 30 की वैल्यू कितनी थी आपके पास में, 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू ED कितना हमारे पास में y है, और DA अगर यहाँ से ये CB x था तो ये DA भी आपके पास में कितना होगा, x होगा. तो अपॉन x अगेन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास में, y रूट 3. इक्वेशन नंबर 2. सो यहाँ पे आप बेटा क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू आई है y प्लस 8 और यहाँ पे x की वैल्यू है y रूट 3. द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बोथ द इक्वेशंस is equal, so the right hand side will be equal to each other. So we can say that this y root 3 will be equal to y plus 8. या आप ऐसा भी कह सकते हो कि यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो या इस x की वैल्यू निकाल के यहाँ डाल दो. आप जैसे चाहो चीज़ों को इंटरप्रेट कर सकते हो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा. सो वी नो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 that is y root 3 will be equal to y plus 8. इस y को ट्रांसपोज करते हैं लाइक टर्म है इसलिए y root 3 minus y is equal to 8. y कॉमन लेंगे, अंदर कितना बचेगा, root 3 minus 1 is equal to 8. root 3 minus 1 नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो y कितना आ जाएगा, 8 अपॉन रूट 3 माइनस 1. ये हमारे पास में y की वैल्यू आ गई. बट हम यहाँ भी नहीं रुकेंगे, हमें इसको रैशनलाइज भी करना चाहिए, उससे आपका काम और आसान होगा. इसको रैशनलाइज करते हैं, रूट 3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई और रूट 3 प्लस 1 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 और नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर. तो दिस y विल बी इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, 3 माइनस 1, 8 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 अपॉन कितना आएगा, 2. ये 2 से कट जाएगा 4 टाइम्स और y आपके पास में कितना आ गया, 4 टाइम्स ऑफ रूट 3 प्लस 1 मीटर.
तो यू हैव टू राइट द यूनिट ऑल्सो, क्योंकि आप यहाँ पे हाइट और डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सब कुछ मीटर में दे रखा है, तो आपके पास में y कितना आ गया 4 टाइम्स ऑफ √3 + 1 मीटर, ये हमारे पास में y आ गया। अब हमको x भी तो निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ आप चाहो तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो, आप चाहो तो y की वैल्यू को यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, आपकी इच्छा है कहीं भी y की वैल्यू को पुट करो, आंसर आपके पास में सेम ही आएगा। तो हम लोग ये थोड़ा और सिंपल दे रखा था, जब हम पुट कर देते हैं आपके पास में x कितना आ जाएगा y√3 का, दिस विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ √3 + 1 और इंटू में √3, तो 4 इंटू √3 को साथ में लिख सकते हो आप चाहो तो, ये हो जाएगा कितना 4√3 इंटू √3 + 1 मीटर। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x, ये आपके पास में x आ गया। अब है ना, इसमें से घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ये अजीब सी वैल्यू क्या है, डजंट मैटर अजीब सी वैल्यू आए, तरीका तो सेम ही रहा ना हमारा, दो ट्रायंगल्स को लेके इक्वेशन बनाई और आपस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। ये तो सीखा है आप लोगों ने अभी तक थ्रू आउट चैप्टर्स के अंदर, डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर, तो वो चीज़ हम लोग यहाँ पे अप्लाई करिए। तो आपके पास में आपका डिस्टेंस तो आ गया, आपको यहाँ पे कंप्लीट हाइट निकालनी ना, दैट इज h, वो किसके इक्वल है आपके पास में y + 8 के इक्वल है। और आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे ना बेटा, तो जो आपका x है वो ऑलरेडी y + 8 के ही इक्वल दे रखा है। सो इवेंचुअली या कोइंसिडेंटली जो ये बड़ी वाली बिल्डिंग है ना, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, इसकी हाइट और दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस इक्वल दे रखा है। किस्मत की बात है, अपन ने मन से नहीं लिया है, ये अपने आप ही आपके दोनों इक्वल निकल के आ गया, क्योंकि इधर एंगल 45 डिग्री दे रखा था। और आपको पता होना चाहिए कि जब tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होती है ना, मतलब परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है, तभी तो आंसर, तभी तो रेशियो 1 के बराबर निकल के आता है। रेशियो 1 तभी आएगा जब आपके पास में दोनों चीजें हमेशा सेम दे रखी होती हैं। तो मतलब x ही y + 8 के इक्वल है, और x आपने कितना निकाल लिया 4√3 इंटू √3 + 1 मीटर निकाल लिया, और ये आपकी क्या हो जाएगी, इधर हाइट भी हो जाएगी। हियर आप कह सकते हो h इज इक्वल टू x, तो आपके पास में h भी कितना हो जाएगा 4√3 इंटू √3 + 1 मीटर इक्वल हो जाएगा। So this is how you can find the value of the multi-story building. You can find the height of the multi-story building as well as the distance between the two buildings. Okay, so बात करते हैं बेटा एग्जाम्पल नंबर 7 की। उसमें आपको बोला गया है, ये भी सही क्वेश्चन है, that from a point on a bridge across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the rivers are 30 degree and 45 degree. Respectively, if the bridge is at a height of 3 meter from the banks, find the width of the river. अब है ना, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। इसमें आपको क्या बोला गया है कि आपके पास में एक रिवर है, ठीक है ना, एक रिवर है। देखो मैं 3D में तो बना नहीं सकता, तो हालांकि आपके बुक में भी डायग्राम दे रखा हो, समझने की कोशिश करना कि आपने अगर ब्रिजेस देखे हो, आप है ना, अगर ऐसा आपने कोई रास्ता देखा हो जहाँ पे आपने ब्रिजेस देखे हो, तो बेटा ब्रिजेस सीधा हवा में नहीं बनाए जाते, पहले जमीन से उनको ऊपर उठाया जाता है इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद में वो स्ट्रेट भी हो सकता है, क्लैविकल भी हो सकता है, हालांकि यहाँ पे हम स्ट्रेट ब्रिज की बात कर रहे हैं, एंड देन उसको वापस जमीन पे भी उतारना जरूरी है। और यहाँ पे है ना आपके पास में बेसिकली वॉल्स बनाई जाती हैं, और यहाँ पे कोई आपका ब्रिज आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो दीज आर द वॉल्स। अगर आप कीरोन्स फॉर्मूला, अगर आपको चैप्टर याद है ना आपके लास्ट ईयर का, तो वहाँ पे भी एक ऐसा डायग्राम, ऐसा ब्रिज दे रखा होगा, ध्यान रखना। तो दिस इज द ब्रिज बेसिकली, दीज आर द स्ट्रेट वर्टिकल वॉल्स एंड दिस डिस्टेंस दैट इज AB, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। जो AB दिखा है, दिस इज नदी पीछे और आगे जा रही है, तो वो 3D है, 3D में बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का। अब है ना, यहाँ पे आपको क्या मतलब, बेसिकली दीज आर द बैंक पॉइंट्स, ये आपके बैंक पॉइंट्स है रिवर्स के, ध्यान रखना, ठीक है। अब आपको क्या बोला गया कि जो ब्रिज है ना, ये बैंक से कितनी हाइट पर है, आपका 3 मीटर की हाइट, मतलब दिस डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो मैं इसमें यहाँ पे ABCD मार्क कर देता हूँ, दिस AB इज ऑफ 3 मीटर डिस्टेंस, सो दिस BC इज ऑल्सो 3 मीटर, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आपसे इसमें क्वेश्चन में बोला गया है that the angles of depression of the banks on the opposite sides of the river are 30 degree and 45 degree। मतलब ब्रिज पे आप कहीं भी रैंडमली पॉइंट ना दो, एकदम सेंटर में मत बनाना, क्योंकि इन बैंक्स के जो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको दे रखे हैं ना, एक तो आपको दे रखा है 30 डिग्री और एक आपको दे रखा है 45 डिग्री। तो अगर दोनों ही एंगल्स ऑफ डिप्रेशन बराबर होते
तब तो आपका पॉइंट कहाँ आता है, एकदम बीच में आता, बट ऐसा नहीं है, आपका अलग अलग एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दे रखे, तो यहाँ पे सेंटर के अलावा कहीं पर भी पॉइंट मार्क कर देना। ये आपका पॉइंट, इसको अपन मार्क कर देते हैं ई। इस ई पॉइंट से अपन ने ए को भी देखना है और इस ई पॉइंट से अपन को बी को भी देखना है, तो अपन क्या करते हैं, ए से ई को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं। ये कर दिया ज्वाइन हमने इसका यहाँ पे भी, ठीक है। तो अभी तक तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इस ई पॉइंट से डैश लाइन ऐसे यहाँ पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ परपेंडिकुलर फॉर्म में, तो अगर ये 3 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो दिस ए बी सी डी ई एफ, दिस ई एफ विल ऑल्सो बी इक्वल टू 3 मीटर, क्योंकि जो ए डी होगी लाइन वही ई एफ होगी और वही आपके पास में सी भी होगी, क्योंकि डी ई और सी कोलिनियर पॉइंट्स हैं, ए एफ और बी भी आपके कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर होने के साथ साथ ये जो डी सी लाइन है या आपके ए बी लाइन के क्या है, पैरेलल है, तो जो डिस्टेंस होता है पैरेलल लाइन सी बीच का वो हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है ना। ब्रिज आड़ा त्रिज्या नहीं बना हुआ है, बड़ा सा ब्रिज बना हुआ है, ध्यान रखना। अब आपको बेटा दो एंगल्स ऑफ डिप्रेशन दे रखे हैं, एक दे रखा है 30 डिग्री और एक दे रखा है 45 डिग्री। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो ये तो क्लियर है कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, तो मैं सीधे एंगल ऑफ एलिवेशन मार्क करता हूँ। अब क्वेश्चन ये आता है कि 30 डिग्री किसको मार्क करा जाए, इसको या फिर इसको, या 45 डिग्री इसको मार्क करा जाए, इसको मार्क करा जाए, किसको मार्क करा जाए। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट के जितना पास होते हो ना, आपको उतना ही अपना एंगल बढ़ाना पड़ता है उसके टॉप को देखने के लिए या फिर उसके बॉटम को देखने के लिए। जितना क्लोजली खड़े होगे उतना ही ज्यादा आपका एंगल बनेगा। अपन एक माउंटेन का भी एग्जांपल लिया था, आप पहाड़ से जितना दूर खड़े होगे आप उतना ही कम गर्दन उठा के उसके टॉप को देख पाओगे। पहाड़ के जब नीचे खड़े हो जाओ आपको अपनी पूरी गर्दन से ऊपर उठानी पड़ जाएगी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो जो पॉइंट है ना वो ज्यादा क्लोज बी के है, तो बड़ा एंगल भी यहाँ बनेगा, दैट इज 45 डिग्री, और यहाँ पे ऑटोमेटिकली कौन सा एंगल बन जाएगा आपका 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सो ये आपके पास में क्वेश्चन है। अब इसमें फाइंड क्या क्या करना है अपन वो देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, मतलब आपको इस रिवर की विड्थ फाइंड करनी है, मतलब आपको यहाँ पे ए बी फाइंड करना है। ए बी क्या हमें नहीं पता, अपन क्या करते हैं बेटा, इस ए एफ को तो एक्स मार्क कर देते हैं और इस एफ बी को यहाँ पे वाई मार्क कर देते हैं। तो जो रिवर की विड्थ है वो कितनी रहेगी आपके पास में, एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो अपन एक्स भी निकाल लेंगे, अपन वाई भी निकाल लेंगे, और रिवर की विड्थ निकालने के लिए अपन दोनों का ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारा यहाँ पे कंसेप्ट है। तो जब हम बात करते हैं लेट width will be equal to x plus y मीटर। सो हम इसका एंगल में यूज करेंगे ना, चीज का ध्यान रखना। अब अगेन देखो आपके सामने आपको दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा दैट दिस AFE is a right angle triangle and this BFE is another right angle triangle। और हमको यहाँ पे ये दो राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। ऐसा मत करना क्या कि इस ट्रायंगल को ले लो, ये ब्रिज का पार्ट है, इसमें तो कहीं पे आपकी रिवर इंक्लूड ही नहीं हो रही है, यहाँ पे रिवर इंक्लूड नहीं हो रही है। ओनली दिस AB is the width of the river, ध्यान रखना इस चीज के बारे में, ठीक है। सो वी विल कंसीडर द ट्रायंगल EFA फर्स्ट। इन ट्रायंगल EFA अगर हम बात करें 10-30 की, तो दिस विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर कितना है 3 मीटर है और बेस कितना है x है। सो दिस विल बी इक्वल टू EF अपॉन FA। 10-30 की वैल्यू होती है 1/√3। EF आपके पास में 3 और F है, हमने x माना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, x कितना आ जाएगा 3√3 मीटर। हमारे पास में x की वैल्यू आ गई, बड़ी आसानी से हमारे पास में x की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसी तरीके से अपन क्या करेंगे बेटा, दूसरा ट्रायंगल ले लेते हैं EFB। इन ट्रायंगल EFB you can see that this tan 45 degree will be equal to EF upon FB। tan 45 की वैल्यू होती है 1, EF कितना है आपके पास में 3 और FB कितना माना है हमने y, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y कितना आएगा आपके पास में 3 मीटर आ जाएगा। सो बहुत ही आसानी से अगर आपका डायग्राम क्लियर था, बहुत इजी वे के अंदर x और y की वैल्यू पे निकाल सकते हैं। अब आपने x और y की वैल्यू निकाल ली ना, अब हमें क्या करना है, विड्थ निकालने के लिए क्या करना है, दोनों का ऐड करना है और इजीली आपके पास में आपकी रिवर की विड्थ आ जाएगी। Therefore AB will be equal to x plus y and this AB will be equal to 3√3 plus 3। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए 3 कॉमन निकाल सकते हो और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास में √3 plus 1 मीटर। सो दिस विल बी द विड्थ ऑफ द रिवर। और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने इसका डायग्राम बनाना सीख लिया है तो। सो दिस इज द एग्जांपल नंबर 7।
So exercise 9.1 and question number 2. तो इसको रीड करते हैं. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground and making an angle of 30 degree with it. The distance between the ओके पहले अपन फर्स्ट लाइन को इधर इंटरप्रेट करते हैं. आपको बेटा बोला गया है कि एक ट्री है, ठीक है. ऑब्वियसली ट्री भी आपका जमीन पे खड़ा होगा और ये आपकी बड़ी सारी जमीन है ना ट्री के आसपास की. अब आंधी तूफान आया और आंधी तूफान के अंदर बीच में से ये पेड़ कहीं से टूटा. मान लो यहाँ कहीं से आपका पेड़ क्या हो गया, टूट गया. और टूटने के बाद ये जो हिस्सा है ना आपका, ये ऐसे कैसे क्या हो गया आपके यहाँ पे आके टच हो गया जमीन पे आके. सो दिस इज द पॉइंट जहाँ पे आपका ब्रेकिंग पार्ट क्या हुआ है, टच हुआ है. तो ये जो हिस्सा था ना आपका बेसिकली टूट गया और ये टूट के जमीन पे आके टच हो गया. इसी तरीके से यहाँ से नीचे आके टच हो गया. तो अपन क्या करते हैं, ये तो आपका ट्री नीचे वाला पोर्शन रेजिडेंस था, इसको ए बी सी मार्क करते हैं. अब ध्यान देना बेटा एक चीज के बारे में. यहाँ पे आपका ये वाला पोर्शन टूट के नीचे गिरा है ना, तो जो हाइट इस टूटे हुए पोर्शन की होगी वही हाइट में यहाँ पे भी मार्क कर सकता हूँ. कहने का मतलब है अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये आपके पास में कितना है x, तो अगर मैं आपके डी मार्क कर लूँ तो डी डी का आपके पास में कितना हो जाएगा, x के बराबर ही आएगा. अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि यही तो पोर्शन है जो टूट के नीचे गिरा, जो टूट के नीचे बेंड हुआ है, तो लेंथ तो बराबर ही रहेगी ना. जैसे आप लोग अभी खड़े हुए हो तो आपकी कोई हाइट है मान लो 5 फीट 6 फीट. अगर मैं आपको ऐसे नीचे लेटा दूंगा तो आप बोनस ना बन जाओगे, आपकी हाइट उतनी क्यों नहीं रहने वाली है, या आप लंबे थोड़ा हो जाओगे. जो हाइट आपकी खड़े हुए रहेगी वही हाइट आपकी लेटने पे रहने वाली है. ऐसा तो है नहीं कि लेटने के बाद आप खुद को सुकड़ लेते हो आपकी हाइट कम हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता. तो हाइट तो बराबर ही रहने वाली है. तो जो हिस्सा टूटा है वही हिस्सा आपका क्या बनाएगा, यहाँ पे हाइपोटेनस बनाएगा. इस चीज का ध्यान रखना. और जो एंगल यहाँ पे बन रहा है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है. सो द एंगल इज 30 डिग्री. आगे बढ़ते क्या दे रखा है इसके अंदर, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर. आपको बोला गया है कि जो फुट ऑफ द ट्री और जिस पॉइंट पे टूटा हुआ हिस्सा गिरा है ना, उसके बीच का आपको डिस्टेंस कितना दे रखा है, यहाँ पे 8 मीटर दे रखा है. देन यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री. आपको इस ट्री की कंप्लीट हाइट फाइंड करनी है. सो इस पोर्शन को तो हमने इधर x मार्क कर दिया था ना, तो आपका ये पोर्शन भी ऊपर वाला x ही रहने वाला है, इसको तो अपन x लिख देते हैं वापस. और ये जो पोर्शन है इसको मैं पे क्या मार्क कर देता हूँ, y मार्क कर देता हूँ. जो कंप्लीट हाइट आपके पास में हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस y के बराबर हो जाएगी. जैसे भी आपने वो विड्थ ऑफ द रिवर वाला क्वेश्चन करा था ना, उसी तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी करना है, ध्यान रखना. अब देखो आपके पास में ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, एंगल है, बेस है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपको दोनों यहाँ पे फाइंड करनी है. और आपके पास में 6 तरह के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है. सो यू कैन यूज एनी ऑफ द 2 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. पहला अपन यहाँ पे y निकाल लेते हैं, तो आई विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ tan थीटा. सो इन द ट्राइंगल BAC, अगर हम बात करें tan 30 डिग्री की, तो ये किसके बराबर आएगा, y/8 के बराबर आएगा. दैट विल बी इक्वल टू BA/AC. tan 30 की वैल्यू आपके पास में कितनी होती है, 1/√3. BA कितना माना है हमने, y और AC कितना दे रखा है आपको 8. बेटा 8 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास में y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/√3 मीटर. ये आपके पास में y की वैल्यू आ गई. बट हम कभी भी इरेशनल नंबर को डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं. सो वी विल रैशनलाइज, हम इसको रैशनलाइज करेंगे और आपके पास में y कितना आ जाएगा, 8√3/3 मीटर. इसको मैंने रैशनलाइज करा है. अब दिमाग लगाना कि रैशनलाइज कैसे करा है वो आपको अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इसके बारे में. ये एक्स्ट्रा पार्ट में बता देते हैं. सो हमें y पता पड़ गया, हमें x निकालना है. नाउ x इज द हाइपोटेनस एंड दिस इज द बेस. सो वी विल यूज द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ cos थीटा, क्योंकि cos थीटा आपके पास में किसके बराबर होता है, बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस के बराबर होता है. सो इन अगेन इन ट्रायंगल BAC अगर हम बात करें cos 30 डिग्री की, तो दिस विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज AC/BC. ये आपके पास में आएगा AC/BC के बराबर. cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2. AC हमको कितना गिवन है, 8 और
बीच से हमें कितना माना है, x माना है। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपके पास में कितना हो जाएगा, √3x = 16 और x कितना आएगा आपके पास में 16/√3। रैशनलाइज कर देना तो कितना हो जाएगा आपके पास में 16√3/3 मीटर। आपके पास में y आ गया। अब आपको थोड़ा कंप्लीट हाइट निकालना, सो द कंप्लीट हाइट इज गिवन बाय x + y। Therefore height of tree will be equal to x + y। x आपके पास में कितना आया है, 8√3/3। y कितना आया, सॉरी x हमारे पास में 16√3 आया है, इसको पहले लिख देते हैं ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। 16√3/3 और y आपके पास में आया है 8√3/3। तो बेटा ये तो कंप्लीटली लाइक टर्म्स ही हैं क्योंकि दोनों में ही √3 आपको दे रखा है बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। सो यू कैन ऐड द टर्म्स डायरेक्टली, दोनों के न्यूमरेटर को डायरेक्टली ऐड कर दो। आपको बचपन में 8th क्लास में सिखाया जाता है कि जब आपके डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो आप सीधे सीधे न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो, है ना, ध्यान रखना। सो यू विल गेट 16 + 8 = 24। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 24√3/3। ये 3 से कट जाएगा 8 टाइम्स और आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8√3 मीटर। तो दिस इज द हाइट ऑफ द ट्री। सो इस तरीके से आप बेटा इस टूटे हुए पेड़ की हाइट निकाल सकते हो।